NCERT 6 क्लास चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों के पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छानने पृथक किया जाता है। फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। चित्र 5.2 जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों का पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक आपने क्या उसे बाहर कर दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आप इनसे पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हैं तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बिनकर पृथक करने का सोचना असंभव होगा। परंतु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता क्यों होती है। सारणी 5.1 कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम हैं। प्रथम पृथक करने के उद्देश्य अवयवों को पृथक करने के ढंगों कॉलम 2 या 3 में दिया गया है। यद्यपि कॉलम 2 या 3 में दी गई सूचना विस्तृत होगी। क्या आप आपके पृथक्करण चावल से पत्थरों को पृथक करना उद्देश्य के लिए हम पृथक करते हैं। दो भिन्न उपयोग पदार्थों को पृथक करना। पृथक्कृत अवयवों को हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मक्खन। अनुपयोगी अवयव को दूर करना हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयव को उपयोग के ढंग से मिला कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उससे मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों को अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं से ठोस, द्रव, गैसों में कोई भी हो सकती है। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे कहते हैं जिनके गुणधर्म अत्यधिक भिन्नता होते हैं। पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की क्या क्या विधियाँ हैं? हम अब पदार्थों को पृथक करने की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियाँ उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं। हस्त चयन क्रियाकलाप। दुकान से आप खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण, अन्य खाद्य कण होते हैं। अब अपने हाथ के पत्थर के टुकड़े, भूसे, अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टी कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, ऐसी अशुद्धियों को प्रायः बहुत ही अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में हस्त चयन का पदार्थ पृथक करना सुविधाजनक विधि लगती है। जैसे आपके घर में चावल वगैरह बनते हैं तो उसमें कक्कड़ पत्थर होते हैं गेहूं में, तो हम इसी विधि से उसे अलग करते हैं। हस्त चयन विधि से चावल को साफ करते हैं। अगला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं और चावल की सूखी डंडियां, सूखे पौधों के गट्ठे देखेंगे। अपने खेत और खलिहान में गेहूं और चावल के सूखे गट्ठे देखे होंगे। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्य कण लगे रहते हैं। खेतों पर रखे सैकड़े गट्ठों पर अन्य कणों की संख्या कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों के सूखे इतने गट्ठरों से अनाज कैसे करते हैं? आम तथा अमरूद के वृक्षों को तोड़ा जाता आम तथा अमरूद को वृक्षों से तोड़ा जाता है, परंतु अन्य कण और आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों को तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं।
इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर अन्य कणों से पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों और डंडियों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। प्लेट तथा समाचार पत्र के ऊपर रखें और मिश्रण को ध्यान से देखें। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों का अमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? क्या आप इस मिश्रण को खुले मैदान में जाइए और किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा कीजिए ताकि मिश्रण में धीरे धीरे नीचे फिसलते रहें। क्या होता है? दोनों अवयव रेत और बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु और मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई है? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निशापापन कहते हैं। निशापापन उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसों को अन्य पृथक करने के लिए कहते हैं। ये देखो, सूपे के द्वारा जो हल्के कण है भूसा वगैरह निकल जाते हैं और जो अनाज है वो नीचे रह जाता है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़ाकर दूर एकत्र हो जाते, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निशान प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसों को पशुओं को चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? चालन। कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो इसमें हमें उपस्थित चोकर अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चलनी से इसका उपयोग करते हैं, उसमें आटा डालते हैं। इस प्रोसेस को चालन कहते हैं। हम आटा चालते हैं तो उसमें से चोकर को अलग करते हैं, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? चलनी कहते हैं। आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चाली में रह जाती है। प्रायः आटे के मिल में गेहूं के पीसने से पहले पत्थर भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां, भूसा निस्वान थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवनों, निर्माण स्थान पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। कक्षा में चलने छन्नी थोड़ा सा आटा घर लाइए। चालन द्वारा आटे की अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक तथा पाउडर बनाइए तो उसके आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चलन कीजिए। और क्या हम चालन द्वारा चाक के पाउडर आटे को पृथक कर सकते हैं? चालन की विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके अमापों में अंतर हो पृथक करने के लिए किया जाता है। आसादन, निस्तादन और निष्पेदन। कभी कभी मिश्रणों के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन का पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल, धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इसी प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक कर सकते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल, कण पृथक हो जाती है। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, जैसे हम खाना बनाने से पहले चावल और दाल को धोते हैं, जिनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। अब सोचिए कि बर्तन की तली पे कौन डूबेगा, या चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाएं जिसमें अवयवों को अवसादन निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मिट्टी या जल का मिश्रण, अघुलित पदार्थ और मिट्टी। अब चाय को छन्नी में डाल दीजिए। चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं। इस प्रक्रम को निष्पदन कहते हैं, फिल्टर करना कहते हैं। जो हम चाय से पत्ती निकालते हैं उससे फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय
कि पत्तियाँ पृथक्करण निस्तारण निष्पादन में से कौन सी विधि अच्छी होगी। आइए हम अपने उपयोग करने वाले आने वाले जल के दाम पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों और नदियों से एकत्रित किए गए जल में फंगल हो सकता है, विशेषकर बरसात के वक्त। आइए हम एक देखें कि पृथक्करण कुछ विधियां जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। जल में बहुत सारे गंदा पानी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आ जाती हैं, तो उसे हम कैसे बाहर करेंगे? इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। तालाब या नदी के पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी डाल दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल को सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या गिलास के तले में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों है? इस प्रक्रम को आप कहेंगे। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास से उड़ाइए। अब इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निष्पादन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तांगों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते। कपड़े इन्हीं छिद्रों का उपयोग करके निष्पादन के रूप में करते, फिल्टर पेपर के रूप में करते हैं। तो यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र निष्कासित करते हैं। देखो कभी कभी हम जल में पानी रहता है, जल में मिट्टियाँ वगैरह रहता है, तो जल को हम किससे छानते हैं? कपड़े से छानते हैं। अगर उसके बाद भी गंदा रहता है तो हम इसे किसे फिल्टर पेपर से करते हैं, जिसमें छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा शब्द जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंख के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से होकर नहीं गुजर पाते, फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों और ठोस कणों को पृथक किया जाता है। साधारणतः जो हम फल और सब्जियां खाते हैं उनको खाने से पहले भी इसी तरह अलग किया। निष्पादन विधि का उपयोग घरों और पनीर बनाने किया जाता है। क्या आपने देखा होगा, पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। वाष्पन क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को कीजिए। जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण को जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है। वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म हो वाष्पन होकर धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है। ठोस और लवण नीचे बच जाते। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने के लिए कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी भी मिश्रण के उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक ही विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। रेत और नमक के मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हस्त चयन विधि इससे पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, उसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत की बीकर तली बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निष्पादन या पृथक्करण कहते हैं। निस्तारित द्रव क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक या आरंभ में मिश्रण में